हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का स्टैंडर्ड पेपर मैथ का जो है शुरू करने जा रहे हैं। मैथ स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करना है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 30 तक वो हमने इससे पहले वीडियो में कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 4 5 और दूसरा पॉइंट है -2 3 जिसका नाम इनमें से बताना कौन सा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किसे कहते हैं। ये आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके पॉइंट्स है 4 5 और दूसरा पॉइंट है -2 3। ठीक है, ये दो पॉइंट ये आपके पास, इसको नाम इन्होंने ए दिया है और दूसरे को नाम दिया है बी। तो ए भी एक सेगमेंट है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे और 90 का एंगल भी हो। ठीक है, तो वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। यहाँ जो हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि इस पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज एक्स वाई हमने ये ले ली, कोई सा भी पॉइंट ले ले। ये पॉइंट जो है पी कहता हूँ मैं इसे, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी जो हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो हमें क्योंकि इक्वेशन बतानी है तो एक्स वाई बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, पी ए मालूम करेंगे और पी बी, और ये आपको हाँ मालूम होना चाहिए ये दोनों बराबर होंगे, कोई सा भी पॉइंट होगा। तो अब इस क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, सॉल्यूशन देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी। वो सब लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ ये मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया कि एवरी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी पी ए जो है पी बी के बराबर होगा। अब पी ए कैसे मालूम करें हम, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 4 होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रूट आ गया, इज इक्वल टू, इधर से भी ले लीजिए, x माइनस का ऑलरेडी है तो x प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये y है ये 3 है तो y माइनस 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो ये साइन चेंज हो गया। अब इसे आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड्स को। तो स्क्वायरिंग गेट, जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इधर से सिर्फ आपको y माइनस 5 होल स्क्वायर बचेगा और इधर से y माइनस, ये रूट जो है ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो कितना हो गया 8x, 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 चौक 8 ही आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16। ऐसे इधर से आ जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 25, ये यहाँ प्लस का साइन है ये वाला, इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर तो 2 का दुगना 4 हो गया प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसे खोलिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x 6y प्लस 9, ये आ गया आपका। देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर का भी प्लस का कैंसिल हो गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अब जो बच रहा है वो लिख रहे हैं हम, माइनस 8x बच रहा है, पहले एक्स एक्स एक साथ लिख लेते, माइनस एक्स है माइनस 4x। ठीक है, अब y एक साथ लिख लीजिए, माइनस 10y
और ये हो जाएगा +6y, क्योंकि इधर ये -6y है। अब आ जाए नंबर पर। नंबर है पहले 16, फिर है +25, इधर क्या क्या है -4। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो +4 जो है -4 हो जाएगा। ये 9 जो है -9 हो जाएगा, =0। अब -8x और -4x -12x, -10y +6y -4y। अब ये देखो, माइनस में 16 और 25 कितने हुए, 41 हो गए, 41। और ये कितने कितने आ गए, 13। तो कितना हुआ ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आया आपका 41, कहाँ कहाँ था, यह 40 -3, 41 में से 13 माइनस करें, 14 1 6 और 3 36 आ जाएगा। तो प्लस का 36 आएगा, क्योंकि 41 ज़्यादा है। नो 36 नहीं आएगा। ये कितना आया था, 41 था, वो 41 था। ये 11 में से 3 के 8 बचे, और अब यहाँ 3 रहेगा तो 28 बचा। तो ये बचा 28 =0। हर एक को देखो, इसमें एक तो साइन चेंज कर दो हर एक की, दूसरा हर नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 3x, इसका साइन चेंज किया और 4 से डिवाइड किया तो y आ गया, इसका साइन चेंज किया -7 =0। अब इसमें देख सकते हैं आप, कंपेयर कर सकते हैं, 3x + y, ये 2y है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये +y माइनस। तो ये देख सकते हैं आप, D इज़ द करेक्ट आंसर, D इज़ द आंसर, है ना। ये हमारे पास आंसर है, सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर D is the midpoint. In the given figure D is the midpoint of BC. Then the value of cot y upon cot x कितनी होगी बताना है। ये मैंने निशान लगा लिए, ये दोनों बराबर है। ये यूँ भी कह सकते हैं आप, CD जो है BC का हाफ है। जब ये दोनों बराबर हैं और ये मिड पॉइंट है, तो CD इज हाफ ऑफ AC। सॉल्यूशन, CD जो है हाफ ऑफ BC है। और चाहे तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि BC जो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2CD है, ठीक है ना। ये अगर 10 है तो ये 5 है, तो ये BC जो है 5 का दुगना होगा। तो ये मैंने लिख दिया CD, कुछ भी लिख लीजिए, ये लिख लें, ये लिख लें। अब ये है कि आपको कॉट वाई और कॉट एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट क्या होता है। कॉट वाई इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, जिसे आप कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है, वो सॉरी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AC। अपोजिट साइड क्या है, CD। ये तो हमारे पास कॉट वाई आ गया। अब आ जाए आप कॉट एक्स पर, वही अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड तो वो एडजेसेंट साइड तो वही रहेगी, इसकी भी, एक्स की भी। एक्स ये है, सॉरी कॉट, ये मैं यहाँ ये देखिए, कॉट वाई जो है क्या होगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन, ये पूरी साइड होगी, यहाँ पे पूरा है ना, वाई ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल है, तो इसकी ये ट्रायंगल ये वाली ले रहे हैं हम, तो BC आएगा, AC अपॉन BC। और कॉट एक्स ये वाली ट्रायंगल है, ये छोटा एंगल है ये, तो ये आ जाएगा आपको भाई AC अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, जो कि CD है। अब मालूम करना है आपको कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, तो इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू,
कॉट वाई कितना आया था, ए सी अपॉन बी सी, और कॉट एक्स क्या आया था, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये नीचे डिवीजन की लाइन, ये वाली लाइन, इसके नीचे का नंबर रेसिप्रोकल या उल्टा लिखना पड़ता है, सी डी अपॉन ए सी। ये ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया सी डी अपॉन बी सी। अब ये सी डी अपॉन बी सी आ गया, तो सी डी अब ये जो है क्या कहते हैं, बी सी जो है सी डी का डबल है, दुगना है, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया था। तो इसकी जगह हम 2CD लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ना बी सी इक्वल टू सी डी, तो ये आ गया आपके 1/2, ये 1 आया सी डी, तो रेशो हो गई, रेशो नहीं दे रखी, बटन में दे रखा है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो डैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए, सही है। तो नंबर क्या है 1/13, हम ये चाहते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 प्लेस तक ये टर्मिनेट हो जाए। देखो जब तक 13 है टर्मिनेट तो हो नहीं सकता। पहली बात तो ये है कि आपको इसे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 13 को न्यूट्रलाइज कर दे, ये ख़त्म हो जाएगा 13 से। 13 से मल्टीप्लाई हमें बताया है, बाई इसको मल्टीप्लाई, एक तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चाहते इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ना, 13 से 13 1 आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नीचे 2 प्लेस के बाद है, देखो अगर 1/10 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आता है 0.1, अगर 2 के यहाँ है तो 0.01, 2 के बाद आएगा, 3 है तो 0.001 आएगा ना। तो हमें इसे और क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो है 13 ख़त्म करना पड़ेगा ताकि टर्मिनेट हो जाए, 2 प्लेस तक लाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको इस नंबर को 1/13 को 13/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहली बात तो है कि 13 ख़त्म करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है 2 प्लेस के बाद, तो नीचे 100 आना ज़रूरी है ताकि ये जो है, और यही छोटे से छोटा होगा, इससे कम नहीं होगा, तो ये 2 प्लेस के बाद आ जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए, कौन सा सही है, ए, ये करेक्ट है, ए इज़ करेक्ट, सही है। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ 1/13, ये निशान कि पहले तो हमने इसे 13 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या इससे क्या हुआ, 13 से 13 कट गया, तो नीचे से टर्मिनेट होना है तो 13 नीचे नहीं आ सकता, नीचे से 2 और 5 आना चाहिए। टर्मिनेट कब होता है, 2 और 5 आए। अब आप इसे 2 प्लेस तक चाहते हैं तो 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। तो इस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वो पहला नंबर है। अब आ जाइए, साइड्स ए बी एंड बी ऑफ ए राइट ट्रायंगल, इट इज़ ए राइट ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यहाँ पर ये राइट एंगल है, आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर की है और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर की रेस्पेक्टिवली। द लेंथ द साइड द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी, ये वाला स्क्वायर इसमें बनाया है, बड़े से बड़ा स्क्वायर जो इसमें बनाया जा सकता है। डेट कैन बी इंस्क्राइब इन द रेक्टेंगल ए बी, जो ए बी में बनाया जा सकता है, इसमें से बताना है कौन सी होगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, एक साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का एंगल है, एक साइड 16 की है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर की है, इसमें हमें बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है, उसकी साइड बतानी है कितनी होगी। तो हम ये कर लेते हैं, सपोज ये कर लेते हैं, जो बड़े से बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं वो x सेंटीमीटर का है,
ये चारों साइड 1 सेंटीमीटर की होंगी, स्क्वायर है तो ठीक है। हमने उसकी साइड x सपोज कर ली। सॉल्यूशन लेट लिख लेता हूँ मैं, लेट द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, वरना ये लिखता लेट द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी स्क्राइब द ट्रायंगल ए बी इज, है ना। ये सब लिखना बेकार लग रहा, क्योंकि आपको तो रंग ही भरना है उसके अंदर। तो x सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इस केसेस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, ये वाली यानी कि AFD और ये ट्रायंगल DGF। वो कैसे सिमिलर होंगी? ये एंगल कितने का है? 90 का, क्योंकि 90 का स्क्वायर है तो 90 का, तो ये भी 90 का होगा। ये इसमें कितने का है? ये भी 90 का है। ये एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर वैसे तो मालूम ही होगा आपको कि अगर ये हमने लाइन परपेंडिकुलर खींची है, 90 का एंगल है, तो ये खुद ये भी 90 का ही होता है। परपेंडिकुलर दोनों तरफ ही परपेंडिकुलर होता है ना। लीनियर पेयर से भी प्रूफ कर सकते हो तो, लेकिन ये याद रखिए ये एंगल 90 का है, ठीक है। ये एंगल 90 का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बात होगी। दूसरी बात, इसके अंदर ये एंगल, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, FD और BE पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल है, कौन सा? AE। ये दो लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो दो एंगल बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई A। तो ये मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल AFD सिमिलर टू AFD। ये D आ जाएगा इधर, ट्रायंगल D, F इधर 90 का, तो ये G 90 का आ गया इधर, और E रह गया, सही है, बाई A। हैज़ वजह भी चलिए लिख देते हैं, एंगल F इज इक्वल टू एंगल G एंड ये वाला एंगल कौन सा? ये आपका आ गया एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी लिख देता हूँ, मतलब अब बात को देखें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि 90 के, E इज इक्वल टू 90, ये भी लिख दिया 90 के, दोनों 90 के, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसमें लिखिए AF अपॉन AF के साथ क्या आएगा? DG इज इक्वल टू FD अपॉन क्या आएगा? G, ये आ जाएगा G, FD अपॉन G। ये ट्रायंगल A से सिमिलर होगी। अब इसको आप इनकी वैल्यू रख लीजिए कि AF कितना होगा? AF हो जाएगा, पूरी साइड 16 है, ये x है स्क्वायर की साइड, तो ये 16 माइनस एक्स हो गया, तो 16 माइनस एक्स अपॉन DG x हो गई, FD ये भी स्क्वायर की साइड है, ये भी x हो गई, G आ गया, ये पूरी 8 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये हमने स्क्वायर की साइड ली है x, तो बाकी जो है 8 माइनस एक्स बची। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 16 माइनस एक्स को 8 माइनस एक्स से करेंगे, और इधर x को x से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए। 16 8 द 128 मैं लिख देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, माइनस 16x, पहले 16 से ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर 16 से किया, अब माइनस एक्स से कर रहे हैं, माइनस एक्स को 8 से किया, माइनस 8x, माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 128 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस 128। ठीक है, अब जो है ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 128/24। इसे मैं 8 से काट देता हूँ, अभी 8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, 8 एकम 8 बचे कितने 4, 48 हो गया, 8 से 48, 8 से 24, तो कितना आ गया 16/3 सेंटीमीटर। तो आंसर ये आ गया हमारा 16/3 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमने किया 34। अब आते हैं हम 35 पर। 35 में पॉइंट डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशो k:1। पॉइंट P divides the line segment joining this point and this point in the ratio k:1. If P lies on the line this, then the value of k is this. ये P lies the line segment, एक पॉइंट है -13, दूसरा पॉइंट क्या है 98, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -13, तो ये आ गया, और 98 ये आ गया। ठीक है, अब एक लाइन है, ये पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P है, ये हमें पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट क्या है। P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली इसे, इन द रेशो k:1। ये k हिस्सा है तो ये 1 हिस्सा है, और P जो है इस लाइन पर है, एक लाइन है x - y + 2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन पर है। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि दो पॉइंट्स हैं, एक -13, एक 98। एक पॉइंट P जो है इसे k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट P खुद जो है इस लाइन पर है, तो आपको ही बताना है k की वैल्यू क्या होगी, इनमें से कौन सी होगी। तो बात समझने वाली ये है कि पॉइंट P जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर हम इसके पॉइंट्स P मालूम कर लें सेक्शन फार्मूले से, m1x2 + m2x1/m+1 से, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो इस जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उससे पुट कर देंगे, और वहाँ पे k की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए P पॉइंट जो है, मैं इसे xy लिख देता हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि पॉइंट क्या होगा, ये m1 है, ये m2 है, और ये x1 है, ये x2, तो ये आएगा m1x2 यानी कि 9k। 9 इसे k को p से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 × -1, तो ये हो गया -1। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। नीचे आएगा इन दोनों का सम, m + n आता है ना, m1 + m2, ये आ गया x। अब y पर आ जाइए, इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये k जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा, m1y2 8k, 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, m2y1/k+1। अब हमारे पास ये पॉइंट P आ गया है, ये वाला, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। जब इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह हम ये लिख देंगे, y की जगह ये नंबर लिख देंगे। तो लिखना शुरू करते हैं, x - y है ना, तो 9k - 1/k+1 माइनस y है, तो y लिखा हुआ है यहाँ पे 8k + 3/k+1। ठीक है,
ये वाई की वैल्यू लिख दी, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी, वाई की जगह ये रख दी इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन जो दे रखी है आपको इस इक्वेशन में, ठीक है ना, x - y + 2 में जो है वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है फ्रैक्शन दूर किया कीजिए। तो k+1 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर k+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, सिर्फ 9k - 1 आएगा। ठीक है, k+1 मैंने इधर लिखा, उसको इससे काट दिया। इधर भी यही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस इस पूरी टर्म से पहले है, तो ये हमें ब्रैकेट यहाँ बनाना पड़ेगा। ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो माइनस सिर्फ 8k से पहले आ जाएगा, जबकि ये पूरी टर्म से पहले है। +2 × 2 से भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, k+1। इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म को करना पड़ता है। ये आ गया आपके पास 9k - 1 -8k -3। इस माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर दिए। +2k 2 से मल्टीप्लाई किया और +2 इज इक्वल टू 0। अब 9k और 8k और 2k, तो 9 की क्या आया, 9k और ये 10k हो गया, 9k - 10k। ये कितना हो गया, -1 ये है, -3 ये है, -4 और ये कितना आया 2, तो -2 आ जाएगा। देख लीजिए, -1 और -3 -4 + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गया -k - 2 इज इक्वल टू 0। -k और -2 इज इक्वल टू 0। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया। ये गलत यहाँ हो गया, 2 रख के रह गया। 9k माइनस नहीं, ओहो, 9k - 8k + 2k था, तो 10 नहीं आएगा, बोले क्या आएगा, 6 आना चाहिए ना। 9k - 2 - 8k और +2k, तो कितना आएगा, -6k आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स में फिर देख लें कि -1 -3 -4 -2 हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास बचा कितना, 3k। ये -3k बचा, -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है आपके पास -2k, और यहाँ क्या बचेगा, ओह सॉरी, ये 3k बचा है। 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, तो 2/3 कौन सा आंसर है, ए। तो आप यहाँ लिख देंगे, जगह कम रह गई है तो मैं इधर लिख देता हूँ, आप ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि इसे k:1 के रेशो में डिवाइड कर लिया। ये इन्होंने कहा k:1 के रेशो में, क्वेश्चन में कह रखा है k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके पॉइंट मालूम कर लिया हमने p। जब ये पॉइंट आपके पास p आ गया तो ये इस लाइन पर है, तो जो पॉइंट अगर किसी लाइन पर होता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, ये पॉइंट उठा के हमने यहाँ रख दिया, फिर से ये सॉल्व कर लिया जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब आ जाइए 36 पर। करें द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर, कहीं भी लिख लीजिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 14 सेंटीमीटर नहीं लिखा है मैंने, 14 सेंटीमीटर। विद EFGH इसके मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ABBC CDD रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है हमें। तो शेडेड पोर्शन में अगर आप देखें, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो सेमी सर्कल आ गया, इसका एरिया चाहिए। दूसरा आपको ये एरिया चाहिए। अच्छा, ये पूरा स्क्वायर है, जब हमने बीच में लाइन इसको खींच दी तो आप देख सकते हैं कि ये आधा हो गया, इससे ना देखने में भी आधा मालूम हो रहा है, साइड आधी हो रही है, तो ये एरिया भी, तो ये जो है आपके पास इसका एरिया जो है पूरे स्क्वायर का आधा होगा। इसमें से मैं ये माइनस कर दूं, इस हिस्से में से, नीचे वाले हिस्से में से, यहाँ से HF के नीचे जो है उसमें से ये दोनों जगह माइनस कर दीजिए,
ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का चौथा हिस्सा। ठीक है, मैं बना के दिखा दूँ आपको। ये जो है ये क्वाड्रेंट कहलाता है सर्किल। सर्किल को चार, ये सेंटर है, चार हिस्सों में बांट दीजिए। तो ये हिस्सा जो है ये क्वाड्रेंट है, ये हिस्सा जो है ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। दो क्वाड्रेंट मिलकर सेमी सर्कल बन जाते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया इसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये हिस्सा बच जाएगा। इन दोनों को जमा कर लें। तो लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो पहले मैंने बता दिया कि सेमी सर्किल, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, विद डायमीटर, लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, विद डायमीटर एच एफ, डायमीटर ये है इसका एच एफ, प्लस ये वाला हिस्सा ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम, एरिया 1/2 एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये आ गया ये वाला हिस्सा। ठीक है ना। जैसे ये मैं बनाऊं, ये बीच में से ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, एरिया तो ये ले लिया नीचे। इसमें से ये दो माइनस करने पड़ेंगे, -2, क्या बताया था इनका नाम मैंने अभी आपको, क्वाड्रेंट। 2 इंटू 2 है, एक है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, quadrant. This is equal to area of the semicircle, circle, plus half area of the square। ठीक है, हाफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, यह क्या, -2 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ये तो क्या हो जाता है, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। ठीक है, ये बराबर है एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, एरिया ऑफ द, ये भी एरिया ऑफ द सेमी सर्किल है, ये भी एरिया ऑफ द सेमी सर्किल है, ये दोनों कट गए, सिर्फ बच गया आपके पास 1/2 एरिया ऑफ द स्क्वायर। इज इक्वल टू 1/2, साइड कितनी दे रखी है इन्होंने, 14 दे रखी थी साइड की, 14 सेंटीमीटर, 1/2 14 इंटू 14, 2 से काटा 7 आ गया, और ये हो गया 98, 14 7 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर आ गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या लिखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी जगह कम पड़ रही है, तो सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया 36। अब आ रहे हैं हम 37 पर। 37 में कह रहे हैं, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये पांचों बराबर सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल उन्हें कहते हैं जिनके रेडियस बराबर हो, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर, each intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of the two chords circle is also lengthened। ये जो chord बन रहा है,
देखिए एक चीज़ तो ये कि सारे कॉर्ड यहाँ बराबर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो अब ये छोटा हो गया और ये बड़े हो गए, लेकिन ये सब बराबर है ना, बनाने में गलती हो गई, वैसे लगभग बराबर लग रहे हैं लेकिन नहीं। तो ये जो है इन सब की लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, यानी सब एक से ही है कहने का मतलब ये, और सबकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। ऑफ लेंथ टोटल एरिया ऑफ ऑल दी डॉटेड रीजन्स, डॉटेड रीजन मैंने बनाना ध्यान नहीं रहा, ये थे। ठीक है, ये डॉटेड रीजन्स है, इनका आपको एरिया बताना है, इसका इसका इसका, ये भी डॉटेड रीजन है, ये एरिया आपको बताना है। ये मुझे ध्यान नहीं रहा बनाना, ये बना हुआ था उसके अंदर। तो देखो आपको सोचना ये है, एक का निकल आया तो सबका निकल आएगा। इधर ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से इधर अलग सा है, जगह भी है। ये इसका सेंटर है, ये मैंने ज्वाइन किया इसे, रेडियस का 1 सेंटीमीटर है। ये कॉर्ड जो है इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये कॉर्ड ज्वाइन कर दिया इसका, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन गई, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तीनों साइड है। तो अब हम ऐसा करेंगे, इस सर्किल का एरिया निकाल लिया, सॉरी इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया, सही है, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ऐसे ही करते हैं हम, ये हमारे पास ऐसे आ रहा है, ये सर्किल है ना, ये मैंने अलग से बना रहा हूँ कि ये पॉइंट सेंटर है, ये कॉर्ड आ रहा है, एक कॉर्ड ये आ रहा है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और इसे मैंने ज्वाइन किया, ये भी कह रहे हैं कि ये भी 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गई। अब मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूँ, तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस फिगर में क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा नीचे, ये ट्रायंगल तो आपकी ये आ गई, ये हिस्सा बच जाएगा। जब ये वाला सर्किल लेंगे आप तो ये बचेगा, इसी तरह से इसे ज्वाइन कर लीजिए, इधर भी 2 बच जाएंगे। तो यानी इसमें 2 कॉर्ड्स आ रहे हैं, 2 सेगमेंट आ रहे हैं। एक तो इसका हिस्सा है, ये वाला जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये तो इस वाले का हिस्सा है, ये 2 जो है ये इसका हिस्सा है, ठीक है ना, ये इसका सेगमेंट हो गया, इसका, हालांकि सब बराबर है। तो कितने सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट है। एक का एरिया निकाल लो, उसे 8 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है ना। एक एरिया हमने निकाल लिया इसमें से, ये वाला, यानी सिर्फ ये एरिया निकाल लिया मैंने, तो एक तो ये आ जाएगा, दूसरा ये वाला आ जाएगा, ऐसी बाकी ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये वाली पूरी फिगर जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 2 हो गए, तो एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, तो सबका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट। हमेशा पहले एरिया ऑफ द सर्किल एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं, जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये पूरे सर्किल का एरिया ये पूरे ये एरिया निकाल लिया हमने सेक्टर का, और उसमें से ट्रायंगल का दोबारा बना लेते हैं। ये पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर होगा ना, पूरा ये सारा का सारा, इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर अगर आपको याद होता है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये मैंने पहले ही बता दिया है, ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो इसके से बन रही है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटर, और इक्विलेटर का एंगल 60 होता है ना,
उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, जबकि ये साइड है, ये एंगल 60 है, 60/360 इंटू पाई, आर कितना, ये पाई इन्होंने सब जगह दे रखा है तो इसलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, इंटू 1 स्क्वायर माइनस √3/4, ये साइड इसकी फिर 1 ही है ना, 1 स्क्वायर, तो ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल किया हमने, 6 6 36, ये 1 आ गया, तो ये आया π/6, कितना आ रहा है π/6, माइनस ये 1 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया √3/4, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड डॉटेड कहा इन्होंने, क्या कहा था इन्होंने, अगर ये कहा था टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स, तो डॉटेड रीजन्स ये हैं, तो ये कितने 8 हैं डॉटेड रीजन्स, ये है ना टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स, तो ये 8 हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, एट इंटू π/6 माइनस √3/4, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, वो ये है, ये है, नहीं ये नहीं, ये है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38, 37 तक तो हमने कर लिया है यहाँ पर, यस नहीं, इस बार 34 नहीं, 30 का हो गया, 37 तक हमने कर लिया है, और 38 हम करेंगे। If 2 and -1/2 are the zeros of this polynomial, then p is equal to r is equal to 2, p is equal to r is equal to -2। बहरहाल इनमें से देख रहे हैं कौन सा करेक्ट आंसर, सीधी सी बात है कि खुद ही मालूम कर लेना तो मालूम हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ कि p, और यहाँ से देखो आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ द ज़ीरोस कितना होता है, -1/-b/a, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो c/a। तो ज़ीरोस हमें ये दे रखे हैं, ये α2 ले लेता हूँ मैं, और बीटा को α2 और बीटा ले लेता हूँ 1/2। तो अब हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोस, -b/, कितना आएगा, -5/p, ठीक है। यहाँ से आप लिख लीजिए अल्फ़ा कितना लिया है हमने, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5/2। अब देखो ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, इन्हें जब ऐड करेंगे तो 5/2 आ गया, इज इक्वल टू -5/2। अच्छा, -5/p, ये जो है ये मैंने यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 5/p, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 से ये मल्टीप्लाई, ये 1 है ना, तो p इज इक्वल टू -2। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है ये हो, और यहाँ पर भी नहीं, ये भी हो सकता है -2 है। अब हम देखते हैं नाउ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट 2 × 1/2, ये दोनों जीरो का प्रोडक्ट, वो कितना होता है c/a, तो c/a कितना होगा, r/p, ठीक है ना, c/a कितना होगा, r/p हो जाएगा ना, इज इक्वल टू r/p, p आप पहले ही निकाल चुके हैं -2, यह हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू
आर अपॉन पी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ कितनी है, -2। ये हमें देगा आर इज इक्वल टू -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो पी भी अब हमारे पास आ गया। सो पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू -2। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ये हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट, बी करेक्ट आंसर आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं द सर्कम ऑफ ए सर्किल इज 100 सेंटीमीटर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 100 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्किल कितनी होगी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्किल। ये आपके पास एक सर्किल है। इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, 2πr के बराबर होता है सर्कमफ्रेंस। इसमें एक स्क्वायर बनाया गया, इंस्क्राइब किया गया, इसके अंदर बनाया गया। द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्किल इज दिस। देखो ये एंगल 90 का है, तो इसका मतलब हुआ इसका रेडियस, इसका डायगोनल स्क्वायर का और सर्किल का डायमीटर सेम होगा, क्योंकि ये सेमी सर्किल हो गया। ये 90 का एंगल जब भी बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई सर्किल दे रखा है आपको, एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है। ये एंगल अगर आपको, ये अगर सर्कमफ्रेंस वो है, डायमीटर है, तो इसे कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए 90 होगा। ये एंगल 90 का होगा। यहाँ ज्वाइन कर लो, ये भी 90 का होगा। यहाँ ज्वाइन कर लो, ये भी 90 का होगा। और अगर आपको ये मालूम है कि ये एंगल 90 का है, तो याद करिए कि ये अगर 90 का हमें मालूम है, तो ये जो है डायमीटर होगा, तभी ये सेमी सर्किल बनता है। सेमी सर्किल डायमीटर बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन है, ये जो है डायमीटर है, ठीक है। एज ईच एंगल, एक एंगल भी का, ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री, सो diagonal of the square is equal to, diagonal of the square is equal to diameter of the circle, of the circle, ठीक है। तो पहले हम इसका सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे। नाउ 2πr इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इज इक्वल टू 100 अपॉन 2π। 2 से काट सकते हैं, 50 आ गया, 15 अपॉन पाई, ठीक है। ये रेडियस आ गया इसका। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे, यहाँ पे पाई सब जगह नज़र आ रहा है हमें, यहाँ तो खैर नहीं है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी नहीं। ये मुमकिन है कि यहाँ पे पाई जो है मुझसे लिखना रह गया, अभी देख लेते हैं। 50 अपॉन कितना आ गया हमें, 50 अपॉन पाई आ गया। ये क्या चीज़ आया, ये इसका रेडियस आया, सर्किल का। अब हमें तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर वो डायमीटर के बराबर है, तो ये हो गया 2 इंटू 50 अपॉन पाई इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई सेंटीमीटर। तो अब ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 100 अपॉन पाई सेंटीमीटर आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए नाउ डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू
स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, √2 इंटू साइड होता है, हमें इसकी साइड ही बतानी है। तो यहाँ पर डायगोनल कितना है 100 पाई इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो साइड जब लिखेंगे तो ये √2 नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100/√2 इज इक्वल टू साइड। इसे आप रैशनलाइज कर लीजिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, अच्छा ये पाई रह गया ना यहाँ पर भी, पाई 100/π√2। रैशनलाइज करने के लिए से √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √2 से नीचे। तो ये आ गया आपके पास 100√2/π×2, 2 से काटा 50 आ गया। तो आंसर आ गया 50√2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 50√2/π। ठीक है, देख लीजिए, ये था √2 नीचे आ गया, ये आया नीचे √2, इसे रैशनलाइज किया हमने तो √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से 2 हो गया और ये पाई आ गया। अभी 2 से इसे 102 काटा, 50√2/5 आ गया, पाई आ गया। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पाई रह गए हैं, ये पाई भी होगा और तो कोई नज़र नहीं आ रहा ना। 50√2 पाई, तो यहीं पर आ रहा है हमारे पास 50√2। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ करेक्ट। देखिए, इसको आप आंसर को चेक करेंगे, चेक इस तरह से करेंगे कि आपके पास वो पेपर्स हो गई। देखिए यहाँ पे भी 50√2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 50√2 लिखा था, तो इसका मतलब ये कि या तो यहाँ पाई रह गया कम या यहाँ पाई रह गया, एक से तो हो नहीं सकते, मुझसे लिखने में गलती हो गई। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर पाई लिखा हुआ है तो ये वाला आंसर होगा, अगर यहाँ पाई लिखा हुआ है तो ये वाला आंसर होगा ना, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं इसे खोल के देखूँ मोबाइल को तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + y 3x⁻y इज इक्वल टू 243, 243x - y इज इक्वल टू 3। तो आपको ये बताना है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या एक होगा, या दो होंगे, या इनफाइनाइट होगा। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। सॉल्यूशन में 3x + y इज इक्वल टू 243 पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब भी पावर में x y वगैरह हो, सॉल्व करना हो, तो इन दोनों के बेस सेम करने होते हैं। ये 3 है तो इसे भी 3 करना होगा, तो इसके लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा 343 के। 243 का 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 7 = 21, 3 × 27, 3 × 3 = 9, 3 × 3। ठीक है, तो कितना आगे 1 2 3 4 5। 3x + y इज इक्वल टू 3⁵. अब देखो, ये जो है दोनों बराबर नंबर हैं, दोनों के बेस सेम है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे तो 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर लो, इसे 8 मरतबा कर लो, या 6 मरतबा कर लो। इसके लिए ज़रूरी यह है कि x + y 5 ही होना चाहिए, तभी ये बराबर आएंगे। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास नाउ 243 की पावर x - y इज इक्वल टू 3। ये अभी हमने देखा, ये 5 मरतबा आता है, तो 3 5 और इन सब पे पावर है x - y इज इक्वल टू 3। ये पावर में पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 5x - 5y इज इक्वल टू 3। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 5, ये देखो ये 3 है, यहाँ पे पावर, यह कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ये भी जब भी बराबर होंगे, पावर्स बराबर होंगी, तो ये हमारे पास आ गया 5x - 5y
इज इक्वल टू 1, ये 2 आ गई। अब देखिए सॉल्यूशन इसके चेक करने हैं तो तरीका वही रहता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लीजिए। तो A1/A2 कितना आएगा, ये A1 1 है, B1 5 है और C1 अगर आप चाहें तो इधर ला सकते हैं -5, वरना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रहने दीजिए। A1/A2 तो 1/5, ये आ गया 5, ठीक है ना। A1 ये A2 है। अब B1/B2 1, ये 1 आ गया। यहाँ कितना है -5। तो हम ये देख रहे हैं कि A1/A2 ही C1/C2 की ज़रूरत हमें है ही नहीं। जब ये दोनों बराबर ना आए तो हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही हल है, यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया बी, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपको चाहिए कि ये मतलब इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं आज के लिए, इसे आप रिवाइज करें ज़रा। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी हैं पिछले क्वेश्चन से, तो दूसरे सेट से भी, इसलिए इसे रिवाइज कर लिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।